हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे नवपाषाण काल। सबसे पहले हम जब इसके कालखंड की बात करेंगे तो इसका कालखंड 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में किया। किसने किया? जॉन लुबाक ने 1865 में। गार्डन चाइल्ड नवपाषाण काल संस्कृति को नवपाषाण कालीन क्रांति एवं अन्न उत्पादक भी बोलते हैं। नवपाषाण कालीन जो क्रांति है, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्दावली का जो प्रयोग है 1936 में मैन मेक्स हिमसेल्फ में गार्डन चाइल्ड द्वारा किया गया। भारत में नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनकी खोज ले मुसूरियर 1860 में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में हुई। पुरापाषाण काल 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया गया तथा मध्यपाषाण कालीन उपकरणों को जो भारत में सर्वप्रथम 1867 में विंध्याचल क्षेत्र में सबसे पहले प्राप्त किया गया। पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो 1863 में मद्रास के पल्लावरम में पुरापाषाण कालीन स्थल मिले। और जब मध्यपाषाण काल के उपकरणों की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम 1867 में विंध्याचल क्षेत्र में प्राप्त हुए। भारत में प्रथम नवपाषाण कालीन जो उपकरण है वो कुठार 1842 में मिडोज टेलर को रायचूर कर्नाटक के लिंगसुगूर से मिला है। कहाँ से मिला है? कर्नाटक के रायचूर में लिंगसुगूर एक स्थल है, वहाँ से नवपाषाण कालीन कुठार मिला है जो मिडोज टेलर को मिला है। 1872 में बेलारी कर्नाटक में विलियम फ्रेजर को नवपाषाण कालीन स्थल की खोज की। किसने? विलियम फ्रेजर ने 1872 में। नेक्स्ट देखेंगे हम जो रॉबर्ट ब्रूसफूड हैं, उन्होंने नवपाषाण कालीन उपकरणों को 78 वर्गों में विभाजित किया गया। नवपाषाण कालीन उपकरण को 78 वर्गों में बांटा, जिसमें 41 चमकीले पॉलिश वर्ग एवं 37 भद्दे खुरदरे वर्ग के थे। कृषि की सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है वो नवपाषाण कालीन संस्कृति से होती है और मेहरगढ़ सबसे पुराना कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ये सबसे प्राचीनतम बस्ती है जो 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ है। बलूचिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है मेहरगढ़ को। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को बोला गया है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। बकरी के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। कश्मीर के जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं उसमें बुर्जहोम और गुफकराल है। बुर्जहोम की जब हम बात करेंगे तो बुर्जहोम को देखेंगे 1935 में HD टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की। बुर्जहोम का अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान, और बुर्जहोम के जो लोग थे वो खुरदुरे धूसर मृद भांड का उपयोग करते थे। नेक्स्ट देखेंगे बुर्जहोम के बारे में। यहाँ से छिद्र युक्त हार्वेस्टर मिला है एवं घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिला है। घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र ये एग्जाम में आता है, ये बुर्जहोम से मिला है। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुर्जहोम में पालतू कुत्ते एवं भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाए जाने। जब हम पालतू कुत्ते एवं भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाने की बात करते हैं तो वो बुर्जहोम से करते हैं। और जब हम बकरी को मालिक के साथ दफनाने की बात करते हैं तो वो पीछे इससे पहले हमने देखा मेहरगढ़ से। बकरी के साथ मालिक को दफनाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं।
बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुत्ता हो या भेड़िया हो, मालिक के सबके साथ दफनाने के साक्ष्य हमें बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। जब हम कश्मीर में गुफ कराल की बात करते हैं तो गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अनाज पीसने एवं वस्त्र मिलने की विधि से परिचित थे ये लोग। तथा अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयरपिन गुफ कराल से मिली है। अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयरपिन हमें गुफ कराल से प्राप्त होती है। कश्मीर के नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनकी क्या क्या विशेषता हैं वो हम देखेंगे। उनकी विशेषता है कि यहाँ से गर्तावास या गड्ढे बनाए गए आवास मिले हैं। अनेक प्रकार के मृदभांड मिले हैं। पत्थर एवं हड्डी के औजार मिले हैं। गोमल नदी घाटी में गुमला में विशाल सामुदायिक चूल्हे भी मिले हैं। सामुदायिक चूल्हे। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के नवपाषाणकालीन स्थल को हम देखेंगे। चिरांद, ये सारण बिहार में है। नवपाषाणकालीन स्थल में अत्यधिक मात्रा में यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। किसके उपकरण मिले? हड्डी के उपकरण। तो चिरांद से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं सर्वाधिक मात्रा में। चिरांद ये भी बिहार में है, जो हमने अभी पीछे पहले देखा। गंगा, सोन, गंडक एवं घाघरा नदी के संगम पर स्थित है चिरांद। अब हम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्थित जो स्थल हैं उनको देखेंगे। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में इसमें कोल्डी हवा, महागड़ा एवं पंचो नवपाषाणकालीन स्थल हैं। अब हम कोल्डीवाहा को देखेंगे। कोल्डीवाहा से हमें सबसे पहले चावल, धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो है कोल्डी हवा। नवपाषाणकालीन के साथ साथ ताम्र एवं लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी कोल्डीवाहा से मिलते हैं। कहाँ के? लोह, ताम्र एवं लोहकालीन जो संस्कृति इसके बाद हम पढ़ेंगे, वहाँ से भी कोल्डी हवा में इन दोनों के ताम्रपाषाण एवं लोहपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि महागड़ा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में ये स्थित है और चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। परंतु जब हम चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जब हम देखेंगे तो ये हम कोल्डी हवा को ही लगाएंगे अगर ये एग्जाम में आता है। जैसे हमने कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखे मेहरगढ़ में, परंतु जब हमें उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, ये यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव से। मेहरगढ़ से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। पर अगर एग्जाम में आता है कि प्राचीनतम मेहरगढ़ खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं और उसमें ऑप्शन में लहुरा देव को देता है, तो सबसे पहले हम प्रीफ्रेंस लहुरा देव को देंगे, क्योंकि संत कबीर नगर जिले में उत्तर प्रदेश में है। 9000 से 8000 ईसा पूर्व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो नवीनतम खोज में मिला है ये। मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण 7000 ईसा पूर्व के हैं। कोल्डी हवा है महागड़ा से वृत्ताकार झोपड़ियों के। वृत्ताकार झोपड़ी कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें कोल्डी हवा एवं महागड़ा से। महागड़ा से पशुबाड़े के भी साक्ष्य मिलते हैं। गौशाला के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं महागड़ा से। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्न संग्रह एवं अन्न उत्पादन के चरण के संक्रमण जो हैं वो कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक कोल्डीवाहा से, चौपानी मांडव से और महागड़ा से। अन्न संग्रह, जब अन्न संग्रह की बात करेंगे तो इन तीनों का नाम आएगा कोल्डी हवा, चौपानी मांडव और महागड़ा। चौपानी मांडव से मृद भांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडव, मृद भांड जो होते थे उसके सबसे पुराने साक्ष्य की जब हम बात करेंगे तो चौपानी मांडव का नाम आएगा। दक्षिण भारत के जब महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल देखेंगे तो इसकी खोज नेवलियन फ्रेजर ने की थी। कर्नाटक में दक्षिण भारत में देखेंगे मास्की, पीकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल,
टी नरसिंहपुर, टेकलकोट, ये आते हैं। आंध्र प्रदेश में देखेंगे नागार्जुन कोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनकल्लू, संगनपल्ली, सॉरी ये संगमपल्ली है। तमिलनाडु में देखेंगे तो पेयमपल्ली। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं सबसे पहले वो संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा, ये 2 हैं सर्वप्रथम। पीकलीहल कर्नाटक से हमें भस्म टीले मिले हैं। भस्म टीले किसे कहते हैं? मवेशी रखने वालों की जो बस्ती के अवशेष होते थे उन्हें भस्म टीले कहा जाते थे। जानवरों को एक बाड़े में रखा जाता था और उनका जो गोबर होता था उसको इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते थे, जिससे वो गोबर राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता था, जिसे भस्म टीला बोला जाता था। तो राख के टीले कहाँ से मिले हैं हमें? देखेंगे पीकलीहल, संगनकल्लू, कूपगल, बुद्धिहल, मास्की, ब्रह्मगिरी और बुधिकनामा। बुधिहल से देखेंगे सामुदायिक भोज उत्सव के भी साक्ष्य मिले हैं। सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य हमें बुद्धिहल से मिले हैं। टेकलकोट को देखेंगे, यहाँ से सोने की लटकन और कान की बालियाँ मिली हैं। सोने की लटकन एवं कान की बालियाँ मिली हैं। कर्नाटक के वाटगल से सुपारी का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। सुपारी का साक्ष्य। तमिलनाडु के ओदे से शिशु कपाल प्राप्त किया गया है, जो पाषाणकालीन है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु कपाल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो तमिलनाडु के ओदे से मिले हैं। अब देखेंगे हम आदि चनलूर, ये तमिलनाडु में है। यहाँ से कब्र मिली है जिसमें शवों की जो हड्डियाँ होती थी उन्हें पात्रों में रखकर दबाया जाता था। शवों की हड्डियों को पात्र में रखकर दबाया जाता था। मृदभांड जो मिले हैं नवपाषाण काल में बनने लगे, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई और लोगों को अन्न संग्रह हेतु बर्तनों की आवश्यकता हुई, इसलिए मृदभांडों का निर्माण नवपाषाण काल स्थल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देती है, क्योंकि बर्तनों की आवश्यकता हुई तो कुम्हार कुंभकारी करने लगा, तभी तो बर्तनों का निर्माण करेगा। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग करने लगे। नवपाषाणकालीन जो औजार हैं उन्हें देखेंगे, यह सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले और छेनी। नवपाषाणकालीन लोगों की जो उपलब्धियां थी वो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। इसमें सबसे पहले, क्योंकि जानवरों को पशुपालन के साक्ष्य तो हमें मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हो जाते हैं। वो पशु को पालने लगा था। कृषि की शुरुआत इस काल में हो गई थी। स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत वो कर चुका था। इसमें कृषि में सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें हुआ करती थी वो रागी, कुल्थी, चावल, गेहूँ, जौ, कपास, ये सब उगाए जाते थे। नाव का निर्माण भी इस काल में हुआ। नवपाषाणकालीन लोग पूर्णतः ये पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग करते थे, अतः इनके निवास स्थान जो है पहाड़ियों के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। थैंक यू।